प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का दूसरा लेसन अम्ल, क्षार और लवण के विषय में आज आप लोगों को हम बताएंगे। इसमें पहले अम्ल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अम्ल के विषय में बहुत प्राचीन काल से यह अम्ल ज्ञात था। जैसे सिरका के रूप में प्राचीन समय में अम्ल ज्ञात थे, और बाद में जो फल स्वाद में खट्टे लगते थे उन्हें भी कहा जाता था कि यह अम्लीय है। बाद में यह पता लगा कि नींबू हो, चाहे इमली हो, चाहे सिरका, इन सब पदार्थ में जो अम्ल होते हैं वो साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एस्टिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार अम्ल का एक और हम लोग पहचान कर सकते हैं। जैसे स्वाद के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। परंतु इस आधार पर हम लोग साधारणतः अम्ल की पहचान कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में आयनन सिद्धांत दिया, और आयनन सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। तो इस प्रकार आर्हेनियस ने जो अम्ल और क्षार का परिभाषा दिया वह इस प्रकार है। इसमें कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। पुनः सुनिए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। यह परिभाषा वैज्ञानिक आर्हेनियस के द्वारा दिया गया। अर्थात पुनः एक बार सुन लीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में या जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, और क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। OH- आयन उसे हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, अम्ल में जैसे HCl है, इसका जलीय विलयन AQ कहेंगे, इक्वल सोल्यूशन ऑफ HCl। ये जो है जल में घुल करके H+ आयन देंगे और Cl- में टूटा है। इसी तरह H2SO4 AQ इक्वल सोल्यूशन होगा, या 2H+ और SO4-। HNO3 इसका इक्वल सोल्यूशन, या H+ और NO3 ये सब भी देखिए इक्वस में रहते हैं। ये सब जो भी है सब के सब यह जलीय विलयन में ही रहते हैं। इसी तरह एस्टिक एसिड को भी ये होगा आपका CH3COO- H+। ये देखिए जो भी पदार्थ है, HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे CH3COOH हो, इन्हें जब हम जल में घोलेंगे या इनका जलीय विलयन जब बनाएंगे तो उसमें H+ आयन मौजूद रहेगा। इसी तरह क्षारक, बेस, ये बेसेज है, एसिड्स। बेस क्या होते हैं? हमने अभी अभी बताया आर्हेनियस थियरी से कि वे पदार्थ जो जल के साथ घुलकर OH- देते हैं उसे कहते हैं क्षार। जैसे देखिए NaOH, इसमें अगर हम जल मिला देंगे तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं AQ, मतलब NaOH का जलीय विलयन।
यह NaOH का जब जलीय विलयन होगा तब यह देगा Na प्लस और OH माइनस। इसी तरह CaOH होल ट्वाइस, इसका भी जलीय विलयन जो होगा वो होगा आपका Ca प्लस 2OH माइनस। यह H प्लस और OH माइनस के आधार पर आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दिया। और देखिए इस अम्ल और क्षार के परिभाषा के आधार पर जो आर्हेनियस के थियरी की सीमाएं हैं, उनके थियरी की यही सीमाएं हैं कि यह जो अम्ल और क्षार की परिभाषा इन्होंने दिया, इसमें जलीय विलयन का होना अनिवार्य है। और दूसरा कंडीशन है कि इन्होंने जो परिभाषा दिया और इसमें जो H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं वह किसी भी विलयन में वह H प्लस आयन मुक्त रूप से नहीं होते हैं, बल्कि यह जो H प्लस आयन होते हैं यह जल में यह H प्लस आयन घुल करके ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, न कि H प्लस के रूप में मुक्त अवस्था में रहते हैं। और जो आर्हेनियस सिद्धांत से जिन पदार्थों में H प्लस और OH माइनस नहीं है उनके अम्ल और क्षारीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह इनमें जो इनकी लिमिटेशन है या इनकी सीमाएं हैं। अब दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने ये बताया कि अगर हम उसको जल में न घोलें, उन पदार्थों को अगर जल में न घोलें तब भी हम उनके अम्लीय और क्षारीय गुणों को बता सकते हैं। और वे वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेड और लॉरी हैं जिन्होंने सन 1923 ईस्वी में अपने नियम को दिया। और इस नियम के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, जैसे लुईस नहीं, अम्ल और क्षार की परिभाषा जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा दी गई, यह परिभाषा इस प्रकार है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो उस प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। पुनः एक बार सुने, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के नियमानुसार वे पदार्थ जो H प्लस देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन के आधार पर यह परिभाषा है, वह पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वह पदार्थ जो उस प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक को भस्म भी हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए HCl प्लस NH3, यहां से देखिए यह प्रोटॉन दे देता है, यह HCl अपना प्रोटॉन दे देता है, तो इसे कहेंगे एसिड या अम्ल। और यह प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है NH3, तो इसको कहेंगे क्षारक। अब ये हो गया आपका NH4 प्लस और Cl माइनस। यह देखिए जो पदार्थ प्रोटॉन देता है वह अम्ल कहलाता है, और जो उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसी तरह जैसे देखिए एक और देख लीजिए, HCl प्लस NH3, ये तो लिख दिया NH3 वाला। यह जैसे HCl है और H2O हो गया। यहां से देखिए यह H प्लस देगा इसको, तो यह जब H प्लस इसको देगा तो इस कंडीशन में यह हो जाएगा Cl माइनस और ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इस प्रकार ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया बेस। एक और एग्जांपल देखिए, ये ले लीजिए आपका इधर H2O और यहां हो जाएगा आपका NH3। तो यहां से देखिए
यहां से एक H प्लस निकलेगा, यहां पे जाएगा, अर्थात यह H प्लस को दिया है तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो ये बनाएगा क्या आपका NH4 प्लस और ये बनाएगा OH माइनस। और देखिए यहां पर इस रिएक्शन में H2O बेस है और इस रिएक्शन में वही H2O एसिड है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो कभी बेस और कभी एसिड दोनों के व्यवहार रखते हैं उसे कहते हैं उभयधर्मी यौगिक। उभयधर्मी यौगिक वे यौगिक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति रखते हैं। इसमें देखिए H2O रिएक्शन लिखने का हमारा मतलब यही है कि एक जगह यह बेस की तरह व्यवहार करता है और एक रिएक्शन में यह एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें एक और परिभाषा निकल के आ गई या इसके एक और लक्षण आ गए, उभयधर्मी लक्षण या उभयधर्मी यौगिक, जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक प्रोटॉन के आधार पर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो परिकल्पना है वो प्रोटॉन के आधार पर दिया गया है। और इसमें भी देखिए ये जो नियम दिया गया है, जो ये परिकल्पनाएं हैं इनकी या जो इसका सिद्धांत है, यह प्रायः उन पदार्थों के लिए है जिनके जलीय विलयन की आवश्यकता नहीं है। यह उसी तरह रिएक्शन करेंगे और प्रोटॉन देते हैं तो अम्ल, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं तो क्षार। और इसमें देखिए इन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी में या ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के सिद्धांत में जिन पदार्थों में H प्लस या OH माइनस नहीं होते हैं, जिन पदार्थों में H प्लस या OH माइनस नहीं होते हैं, उनके अम्लीय और क्षारीय गुणों का अध्ययन जो है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे BF3 और AlCl3 ये दो जो ऐसे पदार्थ हैं, यह दोनों ही अम्लीय है। ये दोनों ही क्या है? अम्लीय है। लेकिन इनके अम्लीय गुण इस ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। और इसी प्रकार कुछ क्षारीय पदार्थ भी हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनके क्षारीय गुणों का जो अध्ययन या क्षारीय गुण जो है इस प्रोटॉन थ्योरी के अनुसार नहीं बताया जा सकता है। ये है इनके दोष, या कह लीजिए कि ये है इनके लिमिटेशन या सीमाएं। इसमें एक और चीजें आता है, आप लोगों को हम बता दें। एक कभी कभी आ जाता है क्षार और क्षारक, या उसको कहते हैं जिसको हम लोग क्षारक बोलते हैं उसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, और क्षार को एल्कली कहते हैं। तो एल्कली और बेस में अंतर होता है। जैसे एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। एल्कली या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और क्षारक के जल में घुलनशील होने का कोई एक अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे कोई भी क्षार जो है जल में घुलनशील, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे, जो जल में घुलनशील होते हैं। और जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे NH3 है, NH3 क्षार, यह जो है क्या है? बेस है। लेकिन NaOH क्या है? एल्कली है। यह एल्कली है। तो इतना ध्यान दीजिए, जो भी एल्कली होते हैं उसको बेस हम कह सकते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो गारंटी नहीं है कि हम उसको एल्कली कहें। बेस जो है एल्कली नहीं हो सकता है, लेकिन एल्कली बेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग वोट दे करके किसी को मंत्री बना दिए,
तो इसमें कह सकते हैं कि प्रत्येक जो मंत्री होता है वोटर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वोटर मंत्री नहीं हो सकता है। उसी तरह प्रत्येक एल्कली जो है बेस हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बेस एल्कली नहीं हो सकता।